हम लोगों की टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। कंपनी, कंपनी मीन्स अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का पड़ोसी राज्यों से संबंध। अंग्रेज कंपनी का पड़ोसी राज्यों से संबंध। सबसे पहले हम देखेंगे नेपाल आंग्ल गोरखा संबंध। आंग्ल गोरखा संबंध, या लिख दीजिए कंपनी का नेपाल से संबंध। दोनों का आशय एक ही रहेगा। देख लीजिए, कंपनी के पड़ोसी राज्यों में आपका नेपाल भी आता है और आंग्ल गोरखा युद्ध के पहले ही अंग्रेज नेपाल के संपर्क में आ चुके थे। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर मीर कासिम के समय में 1762 ईस्वी में एक सेना नेपाल पर युद्ध के लिए भेजी गई थी, लेकिन वो पराजित होकर वापस लौटी। कुछ समय बाद बेटहा के अंग्रेज एजेंट ने बेटहा के अंग्रेज एजेंट गोल्डिंग ने नेपाल पर आक्रमण किया और ये भी विफल रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने नेपाल से व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास किया। 1792 में नेपाल से एक व्यापारिक संधि हुई, लेकिन इसका भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। कर्नल किलपैट्रिक भी कह सकते हैं, वो तो चार होता। किलपैट्रिक या किलपैट्रिक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। किलपैट्रिक को और 1802 में कैप्टन नोक्स का दूत मंडल भी असफल रहा। किलपैट्रिक, कैप्टन नोक्स का जो दूत मंडल भेजा गया, ये भी असफल रहा। और तब क्षुब्ध होकर बेलेजली ने नेपाल से की गई संधि को ही समाप्त कर दिया। यहां तक की स्थिति क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि जो गोरखे ये पश्चिमी हिमालय की एक जात थे। 1768 में गोरखों ने नेपाल को जीत लिया था और इस समय नेपाल पर रणजीत मल्ल के उत्तराधिकारियों का शासन था। रणजीत मल्ल के उत्तराधिकारियों को पराजित कर गोरखों ने नेपाल जीत लिया। अब यहीं से नेपाल पर गोरखा राज्य हो जाएगा। गोरखा स्वयं में लड़ाकू जात थी, लेकिन नेपाल के उत्तर में विशाल चीन साम्राज्य था और उधर बढ़ना इनके लिए संभव नहीं था। तब इन्होंने दक्षिण में अपने राज्य के विस्तार की सोची। 1801 में क्या हुआ था, अंग्रेज कंपनी ने गोरखपुर पर अधिकार कर लिया था।
और जब गोरखपुर पे कंपनी का अधिकार हो गया तब नेपाल नेपाल माने गोरखा हो गए। गोरखों और अंग्रेजों की सीमाएं टकराने लगी और तराई क्षेत्र में दोनों की सीमाएं जो है वो अनिश्चित थी। दोनों ही लड़ाकू ना कहिए, विस्तारवादी जातियां थी। माने गोरखे भी अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे और अंग्रेज भी कर रहे थे और सीमा भी निश्चित नहीं थी, इसलिए दोनों में युद्ध होना अनिवार्य था। जब लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड मिंटो के समय में बुटवल और शिवराज ये तराई क्षेत्र के दो स्थान है। बुटवल और शिवराज को गोरखों ने जीत लिया। लॉर्ड मिंटो ने क्या किया कि पुनः इनको प्राप्त कर लिया। यही मामला शांत रहा। 1814 में गोरखों ने बुटवल के 3 पुलिस थानों को लूट लिया, क्योंकि पुलिस थाने थे। 3 पुलिस थानों को रोक लिया और तब गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप 1814 से अभी नहीं लिखे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम क्या, बस सीधे लिखिए, परिणाम स्वरूप आंग्ल गोरखा युद्ध या कहिए आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में लड़ा गया। किसके समय लड़ा जा रहा? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने स्वयं लड़ाई की योजना बनाई और सेना का नेतृत्व संभाला। शुरू में अंग्रेजों की स्थिति दयनीय रही। जनरल गिलेस्पी ने गोरखों के विरुद्ध अभियान करते हुए मलंग के किले पर अभियान किया और इसी प्रयास में मारा गया। लेकिन 1815 में स्थिति में परिवर्तन आया। कर्नल निकोल्स और कर्नल गार्डनर इन दोनों के नेतृत्व में 1815 में अंग्रेजों ने गोरखों से कुमायूं और गढ़वाल जीत लिया। कुमायूं और गढ़वाल अंग्रेजों ने जीत लिया। 15 मई 1815 को आक्टर लोनी के द्वारा गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को पराजित किया गया। आक्टर लोनी द्वारा अमर सिंह थापा को पराजित किया गया और परिणामतः 1815 में अमर सिंह थापा और आक्टर लोनी में सगौली
की संधि हुई और संधि को गोरखा दरबार ने माने गोरखा सरकार या नेपाल सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। तब डॉक्टर लोनी आगे बढ़कर 28 फरवरी 1816 को फरवरी 1816 को जो है 28 फरवरी 1816 को मकनपुर में गोरखा सेना को पराजित किया। अब इसके बाद मार्च 1816 में गोरखा दरबार ने सगौली की संधि की पुष्टि की। सगौली की संधि के अनुसार गोरखों को तराई क्षेत्र से अपने अधिकार छोड़ने पड़े। गढ़वाल और कुमायूं अंग्रेजों को मिल गए। तराई से गोरखे अपना अधिकार छोड़ दिए। कुमाऊं गढ़वाल अंग्रेजों को मिल गए। काठमांडू में अंग्रेज रेजिडेंट रखना तय हुआ। और आगे देखेंगे कि गोरखे हमेशा ब्रिटिश सरकार के वफादार बने रहे। तो यही नेपाल से संबंध और प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध जो 1814-16 के मध्य लॉर्ड हेस्टिंग के समय में लड़ा गया और जिसका अंततः सगौली की संधि से मार्च 1816 ईस्वी में क्लियर हो गया होगा। क्या चीज नहीं, नेपाल गुलाम नहीं था। नेपाल गुलाम नहीं था, लेकिन अब संधि हो जाएगी, अपना व्यापार चलता रहे, लेकिन वो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा। अब हम लोग देखेंगे बर्मा से संबंध। बर्मा से संबंध माने आंग्ल बर्मा संबंध। आंग्ल बर्मा संबंध आप देखेंगे तिब्बत, आप देखेंगे कि चीनी और तिब्बती नस्ल की जात के द्वारा अवा को राजधानी बनाकर बर्मा के शक्तिशाली राज्य की स्थापना की गई और प्रसिद्ध बर्मी सरदार आलोम्प्रा ने बताया तिब्बती चीनी नस्ल की जात बर्मा पे अधिकार करके अवा को राजधानी बनाकर बर्मा के शक्तिशाली राज्य की स्थापना की गई। अपने बहादुर विजेता प्रसिद्ध सरदार आलोम्प्रा के नेतृत्व में बर्मियों ने अपने राज्य का खूब विस्तार किया। 1784 में बर्मियों ने अराकान को विजित कर लिया। और अराकान विजित करने पर दोनों में सीमा संबंधित विवाद शुरू हो गए। उधर देखेंगे कि 1700 में अराकान को जो है विजित कर लिया और दोनों में सीमा संबंधित विवाद वहीं से शुरू हुए।
और 1784 में तना सारिम तना सारिम को भी बर्मियों ने विजित कर लिया। अब दोनों में युद्ध आरंभ हो गए। अलौम्प्रा के द्वारा चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार आदि क्षेत्रों की अंग्रेजों से मांग की गई। वो लेटर भेज रहा है लॉर्ड हेस्टिंग के पास, हेस्टिंग मत कहिएगा, कि गवर्नर जनरल के पास या कि लॉर्ड हेस्टिंग के पास, इसमें वही रहे गवर्नर जनरल के पास लेटर भेजा कि आप लोग जो है चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार बर्मियों को सौंप दीजिए। ये बर्मा का क्षेत्र है, अन्यथा आप पे आक्रमण किया जाएगा। अंग्रेजों को हड़का रहा है, ये क्षेत्र बर्मा को दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर आक्रमण किया जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग था, नहीं वारेन हेस्टिंग, सॉरी, इस समय वारेन हेस्टिंग था। उसने सोचा कोई मजाक किया, ऐसे जाली लिखकर भेजा। नहीं, खुद सोचिए कि बर्मी अंग्रेजों को धमका रहे हैं, तो सोचा कोई ऐसे मजाक किया होगा, जाली समझकर उसे फेंक दिया। लेकिन जब आगे लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में बर्मियों के द्वारा आपस में युद्ध हुए और दोनों के बीच कुल 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम बर्मा युद्ध, प्रथम बर्मा युद्ध लिखिए तो भी चलेगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच में लड़ा जा रहा। कारण, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का कारण बर्मा सरकार की उद्दंडता, अंग्रेजी सरकार की साम्राज्यवादी भावना थी। तात्कालिक कारण 1823 में चटगांव के समीप स्थित शाहपुरी द्वीप चटगांव में है, पर बर्मियों द्वारा अधिकार करना। यह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का तात्कालिक कारण था। और जब बर्मियों ने शाहपुरी द्वीप पर अधिकार कर लिया, तब गवर्नर जनरल था लॉर्ड यमहर्स्ट। इसने बर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 24 फरवरी को युद्ध की घोषणा कर दी, जिसका अंत 24 फरवरी 1826 को यानदूब की संधि के द्वारा हुआ। यानदूब की संधि मतलब 24 फरवरी 1826। यानदूब की संधि के अनुसार बर्मियों को युद्ध के हार जाने के रूप में 1 करोड़ रुपए देना पड़ा। अराकान और तना सारिम अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। मणिपुर, जिसे बर्मियों ने विजित कर लिया था, को स्वतंत्र राज्य स्वीकार करना पड़ा।
मणिपुर को स्वतंत्र राज्य स्वीकार करना पड़ा। इसके अलावा असम, कछार, जयंतिया में बर्मियों के हस्तक्षेप न करने की बात कही गई। बर्मा की राजधानी अवा में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा गया और कलकत्ता में एक बर्मी रेजिडेंट रखने की अनुमति दी गई और वादा किया गया, भी हो नहीं रहा, कि आगे दोनों भविष्य में व्यापारिक संधि करेंगे। तो यानदूब की संधि में क्या होगा? बर्मा दरबार 1 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना देना स्वीकार करेगा। तना, सारिम, अराकान, ये बर्मा के 2 तटीय क्षेत्र हैं, दोनों अंग्रेजों को देना पड़ेगा। मणिपुर को बर्मी स्वतंत्र राज्य स्वीकार करेंगे। इसके अलावा असम, कछार, जयंतिया में बर्मी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बर्मा की राजधानी अवा में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा। कलकत्ता में एक बर्मी रेजिडेंट रखा जाएगा और भविष्य में दोनों व्यापारिक संधि करेंगे। और इसी संधि के साथ प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ। आगे 18 नवंबर 1826 में दोनों के मध्य व्यापारिक संधि हो गई। दोनों के मध्य व्यापारिक संधि हो गई। यहां तक क्लियर हो गया होगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। पूरा डिटेल कहानी आप आगे पीछे याद हो बहुत अच्छा है। नहीं बस कब लड़ा गया? 24 से 26। किस गवर्नर जनरल के समय लड़ा गया? लॉर्ड एमहर्स्ट के। इसका तात्कालिक कारण क्या था? ताजपुरी द्वीप पे बर्मियों का अधिकार। इसका अंत किस संधि से हुआ? यानदूब की संधि से। इतना तो एक मोटा सा याद होना ही चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में लड़ा गया। लॉर्ड डलहौजी के समय में लड़ा गया। आप देखेंगे युद्ध का कारण बर्मियों द्वारा बर्मियों और अंग्रेजों में विश्वास न उत्पन्न होना और दोनों एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते थे। मतलब अंग्रेजों व्यापारियों द्वारा एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखना यूरोपियों की साम्राज्यवादी भावना यह युद्ध का कारण था। 1 अप्रैल 1852 को लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। अक्टूबर 1852 में क्रोम, ये लोअर बर्मा की राजधानी थी, लोअर बर्मा, क्रोम पर अधिकार कर लिया गया। नवंबर 1852 में पेगू पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और जानेंगे बर्मा के 3 समुद्र तट थे, अराकान, तना, सारिम, पेगू। और इस तरह से दूसरे युद्ध में पेगू भी ले लिया और बर्मा समुद्र से कट गया। 20 दिसंबर 1852 को, या सीधे के दिसंबर डेट रहे, 1852 को
पेगु तथा लोअर बर्मा अर्थात संपूर्ण लोअर बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया गया। और इस तरह से कुल मिला के द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में डलहौजी के समय में लड़ा गया। इसमें लोअर बर्मा को, ये कहिए पेगु सहित लोअर बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया गया। और अब बर्मा अपने तीनों समुद्र तटों अराकान, तना, सारिम और पेगु से वंचित हो गए। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 1886। जाहिर है यह युद्ध लॉर्ड डफरिन के समय में लड़ा गया। युद्ध का कारण रंगून और इंग्लैंड के व्यापारियों की साम्राज्यवादी भावना। इस तरह सुधार के थोड़ा क्लियर करिए, नहीं क्लियर हुआ। रंगून में कार्यरत अंग्रेज व्यापारियों की साम्राज्यवादी भावना और बर्मा के शासक इस समय थे थिबाऊ के द्वारा किए गए कुछ अन्यायपूर्ण कार्य। 13 नवंबर 1885 को अंग्रेज सेना ने बर्मा पर हमला किया। 28 नवंबर को थिबाऊ ने समर्पण कर दिया और 1 जनवरी 1886 को डफरिन ने घोषणा करके बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर दिया और इस तरह से बर्मा गया। आगे देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद बर्मा में राष्ट्रवादी आंदोलन चला। परिणाम बर्मा को भारत से अलग करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आंग सांग के नेतृत्व में बर्मा में राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ा और तब 4 जनवरी 1948 को 4 जनवरी 1948 को बर्मा को स्वतंत्र कर दिया गया। बर्मा को स्वतंत्र कर दिया गया। क्या चीज? अंग्रेजों के द्वारा 4 जनवरी 48 को बर्मा स्वतंत्र। अब देखेंगे सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। अब देख लीजिए सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का मूल कारण था अफगानिस्तान
व फारस के रास्ते से रूसी आक्रमण का भय और सिंध नदी की व्यापारिक उपयोग की संभावनाएं। तो दो कारण कि अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते रूसी सेनाओं के भारत पर आक्रमण का भय और सिंध नदी के व्यापारिक उपयोग की संभावनाएं। आप देखेंगे सिंध में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश 1630 में हुआ था और 1630 में ही मुगल बादशाह की अनुमति से अंग्रेजों ने सिंध में अपनी प्रथम कोठी खोली थी, या कहिए प्रथम बस्ती बसाई थी। 1831 में 1831 ही रहेगा। 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स के द्वारा सिंध के मुहाने से लाहौर की यात्रा की गई और देखेंगे यही पहला अवसर है जब अंग्रेज सिंध नदी के व्यापारिक और आर्थिक महत्व को समझे। अब देखेंगे अंग्रेजों की नीयत से लोग किस हद तक परिचित थे कि जब ये कभी किसी को बताया नहीं गया, अलेक्जेंडर सिंध नदी से यात्रा कर रहा था तो किसी अफगान ने, नाम नहीं मिलता, ने अलेक्जेंडर को उस नदी से जाते देख लिया। उसने देखा कि अंग्रेज नदी जा रहा है, उसने कहा अफसोस सिंध गया, क्योंकि अंग्रेजों ने नदी देख ली। नदी व्यापारिक महत्व की थी तो कह रहे सिंध गया क्योंकि अंग्रेजों ने नदी देख ली। मतलब अंग्रेजों की नीयत से सब परिचित थे कि अगर उनको दूसरों को अच्छा लगा तो छोड़ेंगे नहीं, ले ले। और ये वही अवसर है, अगर याद होगा कि जब आंग्ल सिख संबंध पढ़ रहे थे, उधर रोपड़ में जब विलियम बेंटिंग महाराजा रणजीत सिंह से वार्ता कर रहा था, उसी समय अलेक्जेंडर इस नदी के व्यापारिक महत्व को देख रहा। और तब 20 अप्रैल 1832 को 20 अप्रैल 1832 को सिंध के अमीरों की इच्छा के विरुद्ध कर्नल पोटिंगर सिंध के अमीरों की इच्छा के विरुद्ध कर्नल पोटिंगर ने अमीरों से एक संधि की। संधि के अनुसार सिंध की नदियां और सड़कें भारत के व्यापारियों के लिए खुली रहे। अमीरों द्वारा शर्त लगाया गया कि ये तो सही है कि भारतीय व्यापारी यहां व्यापार कर ले, लेकिन सिंध की सड़कों पर या नदियों से कोई भी सैनिक सामान नहीं ले जाया जाएगा। साथ ही अमीरों ने एक और शर्त जुड़वाया कि दोनों एक दूसरे के राज्य को लालच की दृष्टि से नहीं देखें, तो अमीर क्या देखेंगे, उनकी क्षमता नहीं है। तो अंग्रेजों के लिए है एक शर्त यह रही कि दोनों शक्तियां एक दूसरे के राज्य को लालच या लोभ की दृष्टि से नहीं देखेंगे। अगली शर्त रखी गई कि जोधपुर के राजा के साथ मिलकर सिंध के अमीर कच्छ के डाकुओं का सफाया करेंगे, कच्छ के डाकुओं का सफाया करेंगे। तो यही 3 शर्तें थी कि सिंध की नदियां, सड़कें भारतीय व्यापारियों के लिए खुली रहेंगी,
नंबर 2, दोनों इकरार करने वाली शक्तियां एक दूसरे को लाभ की दृष्टि से नहीं देखेंगी। नंबर 3, सिंध के अमीर जोधपुर के राजा के साथ मिलकर कच्छ में डाकुओं का सफाया करेंगे। 18 अप्रैल 1839 को अप्रैल 1839 को जबरदस्ती सिंध के अमीरों पे सहायक संधि थोप दी। सहायक ये समझदार लोग कैसे करते हुए धीरे धीरे पहले सिंध को देखे, फिर एक समझौता किए जनरल सा, अब सहायक संध थोप दी। इस संध से, नई संध से तय क्या हुआ कि सिंध में जो सेना रखी जाएगी उसके खर्च के लिए सिंध के अमीर 3 लाख रुपए वार्षिक देंगे। एलन बरो, इस समय गवर्नर जनरल रहेगा, एलन बरो के द्वारा चार्ल्स नेपियर को, चार्ल्स नेपियर को सिंध में रेजिडेंट नियुक्त किया गया और उसे पूर्ण सैनिक शक्तियां दे दी गई। तो वास्तव में पहले आउटरम थे, आउटरम को हटाकर, आउटरम में थोड़ी नैतिकता थी और वो एलन बरो की इच्छा के अनुरूप काम नहीं कर पाते थे। तो एलन बरो ने आउटरम को हटा करके नेपियर को पूर्ण सैनिक असैनिक अधिकार के साथ सिंध में रेजिडेंट बनाया। और आगे देखेंगे, आउटरम 20 जनवरी 43 को अमीरों से नई संधि पर बात कर रहा था। 20 जनवरी 43 को नई संधि पर वार्ता हो रही थी कि 3 लाख के बदले अमीर कुछ पूर्ण संप्रभुता संपन्न क्षेत्र देंगे। सिंध क्षेत्र से जो भी अंग्रेजी जहाज गुजरेंगे उसके लिए अमीर निःशुल्क ईंधन उपलब्ध कराएं। सिक्का ढालने का अधिकार अंग्रेजों को होगा। ये आउटरम संधि करा रहा था कि नेपियर, उसको और अधिकार के साथ भेजा गया, संपूर्ण सैनिक असैनिक अधिकार। इस नेपियर जो है कि हस्ताक्षर होने के पहले ही इमामगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। इमामगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया और उसे नष्ट कर दिया। और जब नेपियर ने इतना बलात् जनवरी 43 में, 43 के एकदम आरंभ में इमामगढ़ पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया, इससे बलूची उत्तेजित हो गए और रेजिडेंसी पर 15 फरवरी 43 को हमला बोल दिया। आउटरम किसी तरह जान बचा के भाग गया। इसके बाद 17 फरवरी 43 को मियानी में नेपियर ने बलूचियों को पराजित किया। और अब इसके बाद केवल मीरपुर का अमीर शेर मोहम्मद को छोड़कर सभी अमीरों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर। 24 मार्च को दावो एक स्थान है, दावो 24 मार्च को दावो में शेर मोहम्मद भी पराजित हुआ। और फिर 1 जून को शेर मोहम्मद एक बार फिर प्रयास किया, लेकिन नेपियर के द्वारा खदेड़ दिया गया। और इसके बाद 43 में ही सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया गया, जिसकी घोर आलोचना हुई है कि सिंध के अमीर हर शर्त इनकी मानते गए, फिर भी उसको विलय किया गया।
इसकी गोल आलोचना हुई है। नेपियर खुद लिखा है, नेपियर ने अपनी डायरी में खुद लिखा है, सिंध खुद लिखा है कि सिंध लेने का हमें कोई अधिकार नहीं, फिर भी हम इसे लेकर ही रहेंगे। देखिए शब्द देखिए, सिंध लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम इसे लेकर ही रहेंगे। ये बदमाशी का एक बहुत ही लाभपूर्ण और उपयोगी कदम होगा। माने हमारा कोई नैतिक अधिकार नहीं कुछ, लेकिन हम इसको लेंगे जरूर, क्योंकि ये हमारे लिए लाभपूर्ण। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अफगान से संबंध, माने आंग्ल अफगान अफगान संबंध, और देखेंगे एकमात्र अफगानिस्तान है जहां पे अंग्रेजों की नहीं चलेगी। अफगानिस्तान में अंग्रेजों की नहीं चलेगी, बाकी सब जगह सफल। और उसका कारण कि अफगानी महाकबायली है, वो सब मर जाए, लेकिन जब तक जिंदा वो विद्रोह करते ही रहे। और इसीलिए आप देखेंगे प्राचीन काल में, देखेंगे मुगल काल वगैरह में कोई अफगानिस्तान को नियंत्रित नहीं कर पाया। बस वहां के जो सरदार उरदार हैं उनको धन वन देते रहते थे कि वो शांत रहे। अब देखेंगे अफगान से संबंध। रूस की ओर से भारत पर आक्रमण की संभावना थी, रूस की तरफ से भारत पर आक्रमण की संभावना थी, और इस संभावित रूसी आक्रमण के खतरे को देखते हुए तथा मध्य एशिया में अंग्रेजों के व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण आवश्यक समझा। दो मेन कारण है, संभावित रूसी आक्रमण और उस जो मध्य एशिया में अंग्रेजी व्यापारिक हितों का विस्तार। इन्हीं को लेकर के अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और अफगानियों में कुल 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी। ये युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में शुरू हुआ और इसका समापन एलनबरो के समय में हुआ। ऑकलैंड के समय में शुरू हुआ, एलनबरो के समय में समाप्त हुआ। और देखेंगे कि इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये 1878 और 1880 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के समय में लड़ा गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के समय में हुआ, जिसका अंत लॉर्ड रिपन के समय में हुआ।
आगे देखेंगे होगा क्या कि नवंबर 1878 में शेर अली, जो कि अफगानिस्तान का शासक था, शेर अली इस समय शासक है, तो शेर अली पर नवंबर 1878 में अंग्रेजी सेनाओं ने आक्रमण किया और आगे चलकर 26 मई 1879 को 26 मई 1879 को शेर अली के बेटे याकूब खां को अफगानिस्तान का शासक बनाकर अंग्रेजों ने याकूब खां के साथ गंडमक की संधि की। गंडमक की संधि की। गंडमक की संधि 26 मई 1879। 26 मई 1879 को गंडमक की संधि हो रही है। संधि अंग्रेजों और याकूब खां के बीच हुआ। संधि के अनुसार याकूब खां ने काबुल में रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। अफगानिस्तान पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया, लेकिन अफगानी है, कबायली है, स्वतंत्रता के महापक्षपाती। सितंबर 79 में अफगानियों का विद्रोह शुरू हो गया और तब शुरू हो गया लॉर्ड रिपन ने अब्दुल रहमान को अफगानिस्तान का शासक मान लिया। अब्दुल रहमान को अफगानिस्तान का शासक मान लिया और अब्दुल रहमान जो है एक गंडमक की संधि को स्वीकार कर लिया। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध आप देखेंगे कि 1919 तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में भारत पर रूसी क्रांति की संभावना को देखते हुए अफगानिस्तान के शासक इस समय हबीबुल्ला ने अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ने मौका देखा कि अब इस पर अंग्रेजों प्रेशर बनेगा, तो उसने कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और भारत अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अमान उल्लाह के समय में, अमान उल्लाह वास्तव में जो अभी हमने नाम लिया हबीबुल्ला, ये 1901 से 1919 तक ही काबुल का शासक था और 1919 उसने जो है अफगानिस्तान के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। हबीबुल्ला के बाद जो है अमान उल्लाह बनेगा शासक। अमान उल्लाह और अमान उल्लाह को देखेंगे। अमान उल्लाह के समय में 1919 में ही तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ। दोनों में संधि हुई। संधि के अनुसार दोनों में
संधि हुई और संधि के अनुसार अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को जो धन दिया जा रहा था उसे बंद कर दिया। नवंबर 21 में दूसरी संधि की गई और दूसरी संधि द्वारा पहले संधि को स्वीकार किया गया और 1922 में अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्र मानकर इंग्लैंड और काबुल, भारत का मामला खत्म हो गया, इंग्लैंड और काबुल में दूतों का संबंध स्थापित हो गया। दूतों का संबंध स्थापित हो गया माने अब वो स्वतंत्र हो गया पूर्ण। इंग्लैंड का दूत काबुल में और काबुल का दूत इंग्लैंड में रख दिया गया। अब देखेंगे कुछ ऐसे समझने के लिए जान लीजिए कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में हुआ क्या था। हुआ क्या था कि मुख्य सेनापति सरजान और बिलोबी के अधीन अंग्रेजों ने अभियान किया था और 1940 में एक अभियान किया, काबुल पे अधिकार कर लिया। लेकिन अधिकार कर लिया और काबुल पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, लेकिन तुरंत जो है काबुल में विद्रोह शुरू हो गया। तो अब मैकनाटन ने अंग्रेजों से संधि की थी। संधि में तय हुआ था कि पहले युद्ध का घटना है बड़ी करके है कि अंग्रेज अफगानिस्तान से वापस चले जाएंगे। दोस्त मोहम्मद जिसे गद्दी से हटाए हैं उसे अंग्रेज पुनः गद्दी पर बैठाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अफगानी 23 दिसंबर 1941 को मैकनाटन को काट कर फेंक दिए। इसके बाद अंग्रेज वापस आ रहे हैं, अफगानी छापा मार मार के युद्ध कर रहे हैं। 16,000 की अंग्रेज सेना आक्रमण की थी पहले युद्ध में और उनमें से 16 सितंबर 42 को जलालाबाद केवल एक जीवित बैठा था, डॉक्टर ब्राइडन। बाकी सब मार के फेंक दिए। कितनी बुरी हार थी सोचिए। 16,000 में एक किसी तरह भाग बच के डॉक्टर ब्राइडन जलालाबाद पहुंच पाया था। बाकी सबको अफगानियों ने या तो मार दिया था या अफगान जेलों में कैद कर दिया था। और बस अब ये हो गया संबंध भारतीय रियासतों का अंग्रेज कंपनी से संबंध समाप्त। इसमें कोई चीजें कहीं कंफ्यूजन में हो तो उस पर क्लियर कर सकते हैं। अगली टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अभी नई टॉपिक रहेगी, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब ये टॉपिक आपके गुरूर वगैरह में नहीं मिलेगी। पहली टॉपिक तो मिली होगी, ये टॉपिक गुरूर वगैरह में नहीं मिलेगी, इसलिए खूब ध्यान देके मेहनत से इनको पढ़िएगा। आप कोई चीज कंफ्यूजन में हो उस पर चर्चा कर लिया जाए। जरूरत पड़ने पर करता था, अगर उसको महत्वपूर्ण महसूस होता था तो खुद भी करता था, नहीं तो किसी सेना के बड़े अधिकारी को सेनापति बना देता था। नहीं जरूरत पड़े तो खुद भी करता था। जैसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस ने खुद नेतृत्व किया था। वो तो स्थिति कैसी है
उसको देख के गवर्नर जनरल की इच्छा, वो चाहे तो खुद मुख्य सेनापति बन जाए, क्यों नहीं ले ले। तो जो गवर्नर जनरल रहेगा, सेना और अनुशासित रहेगी। ऐसा थोड़े गवर्नर जनरल बंदूक लेके जाके सीमा पर लड़ेगा। वो तो एक केवल योजना बनाएगा कि हाँ यहाँ लड़ना, ऐसे करना है, लेकिन युद्ध के मुख्य सेनापति के रूप में काम करे। अफगानी लड़ाकू हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नेतृत्व करता बिना थोड़े होता है, नहीं ऐसा नहीं है। उनकी अपनी सेनाएं होती थी। अब यह है कि जैसे भारत देखे 40,000 सेना 50, इस तरह नहीं रहेगी। हाँ, छोटे छोटे लड़ाकू दल टाइप में वो रहेंगे। सेना वहां भी है, जो सिंध के अमीर हैं उनकी अपनी सेना ही है, लेकिन अब उतनी बड़ी सेना नहीं है जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों में हो। क्या चीज? हाँ, अपने में रखते थे।